लूका ने समझा, साफ तौर पर आर्मी ट्रेनीज को प्लेटून लीडर्स के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे, पूरे ऑपरेशन को सिर्फ ट्रेनिंग समझकर। उसकी प्लेटून 2 हिस्सों में बांटी थी, कुल 27 लोग, जिसमें सार्जेंट कोड्रैक उसका ऑर्डर्स असिस्टेंट था। ज्यादातर वेटरन्स से बने, वह जानते थे कि उन्हें ट्रेनी की ट्रेनिंग के लिए एक औजार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे उनके लिए उसके ऑर्डर्स मानना मुश्किल था, पर लूका जानता था कि उसे अभी भी कंट्रोल करना होगा। लूका ने 2 ऑप्शंस पर सोचा। पहला था सब कुछ कोड्रैक पर छोड़ देना, और दूसरा। कोड्रैक चौंक गया, मुड़ गया जब लूका ने धमकी भरे लहजे में कहा कि वह उन सबसे सुपीरियर है, वह उसके ऑर्डर्स मानेंगे और किसी भी अवज्ञा को सजा दी जाएगी। लूका ने ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला किया था, अपने साथियों के शक और अविश्वास को तोड़ने के लिए, जब वह सब उसे घूर रहे थे। लेकिन सर्जन ने अपना हाथ लूका के कंधे पर रखा, उसे पुकारा और पूछा कि क्या वह एक पल बात कर सकते हैं। पर लूका ने जल्दी से सर्जन का हाथ पकड़ लिया, उसे हैरान कर दिया, फिर उसे दूसरे सिपाहियों की तरफ फेंक दिया। लूका ने पूछा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई बिना इजाजत के अपने सुपीरियर को छूने की, और क्या वह अपनी उम्र की वजह से इसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। चलते हुए लूका ने कहा कि वह भी निचले इलाकों और ऑर्फनेज से है, पर उसने पूछा कि क्या वह उनके बीच का बड़ा अंतर जानते हैं। सर्जन के पास पहुंचकर लूका ने उसे नीचे देखा और घोषणा की, अंतर उन सब पर उसकी अपार श्रेष्ठता है। शायद वह उस वक्त इसे न समझ सकें, पर जल्द ही समझ जाएंगे। वह सबसे बेहतरीन प्लेटून लीडर था जो उन्होंने कभी देखा होगा। सर्जन अभी भी घुटनों पर, बिना एक शब्द बोले यह सब सुनता रहा। फिर खड़े होकर कोड्रैक ने जवाब दिया, यह कहते हुए कि वह अपनी गलती समझ गया है और ज्यादा सावधान रहेगा। लूका फिर मुड़ गया। लूका को समझ आया कि सर्जन ने उसका रवैया समझ लिया है और उसने आसान रास्ता नहीं चुना था। इस बीच एम्पायर के खिलाफ रेबल स्ट्रॉन्गहोल्ड पर एक बड़ा ट्रायंगुलर जहाज नजदीक आया। अंदर रेबल्स की सप्रेशन प्लेटून फॉर्मेशन में खड़ी थी। ईलाई ने अपने चेहरे पर हाथ रखा और हैरानी से लंबी सांस ली जब उसे पता चला कि उसके दोस्त ने अपनी ही प्लेटून के एक आदमी पर जोर आजमाया है। लूका ने जवाब दिया कि अगर वह अच्छा बनकर रहेगा तो कोई उसकी इज्जत नहीं करेगा। उनकी नजरों में वह बस एक बच्चा है। अचानक कमरे की रोशनी बदल गई, जिससे सब हैरान रह गए। स्टेज पर खड़े एक आदमी ने सभी सैनिकों को बताया कि वह सीधे काम की बात करेंगे। कमांडर ने बताया कि बागियों ने एक पुरानी सभ्यता की जगह पर कब्जा कर लिया है और वहीं से सारे काम चला रहे हैं। उस जगह के चारों तरफ 2 दीवारें, एक मजबूत डोम जैसा शील्ड और 5 पुराने एंटी एयरक्राफ्ट टावर्स लगे हुए हैं। 11वीं ब्रिगेड, जो पूरी तरह आर्मर पहने हुए थी, उसे इन टावर्स को तोड़ने का काम मिला, जबकि बाकी सैनिक दूसरी तरफ से हमला करेंगे। साफ था कि एम्पायर अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। कमांडर ने घोषणा की कि ऑपरेशन 1.5 घंटे में शुरू होगा और सभी को तब तक तैयारी पूरी करने को कहा। जल्दी ही ईलाई और लूका अपनी गाड़ियों के बाहर मिलते हैं। यह जानते हुए भी ईलाई ने सोचा कि उनका सपोर्ट का काम पिकनिक से कैसे अलग है। लूका ने समझाया कि एम्पायर नहीं चाहता कि वह मरे। थोड़ी देर सोचने के बाद ईलाई ने लूका की तरफ देखा। जैसे ही ईलाई कुछ बोलने वाला था, लूका ने बात काट दी और पूछा कि क्या वह रमोन्स फैमिली का जिक्र कर रहा है। लूका ने कहा कि चाहे वह कितने भी करीबी हों, वह कुछ नहीं कर सकते। अगर ईलाई बागियों के मामले में पड़ा तो उसकी अपनी फैमिली भी उसे नहीं बचा पाएगी। ईलाई ने जवाब दिया कि उसे कोई चमत्कार की उम्मीद नहीं है, पर अगर कोई मौका मिला तो वह लिलियन को बचाना चाहता है। गुस्से में लूका ने पूछा कि क्या वह लिलियन से इतना प्यार करता है कि अपनी जान देने को तैयार है। ईलाई ने कहा कि लिलियन उसका पहला प्यार थी। लूका ने ईलाई को हिम्मत रखने को कहा और बताया कि अब तक वह नजरअंदाज कर रहा था, पर अब बात हद से पार हो गई है। उसने चेतावनी दी कि अगर उसने लिलियन को बचाने की कोशिश की तो वह मारा जाएगा। पीठ फेर कर जाते हुए लूका ने ईलाई को कोई बेवकूफ़ी न करने को कहा और इसे आखिरी चेतावनी बताया। गंभीर चेहरे के साथ ईलाई ने कहा कि वह समझ गया। फिर वह लूका से उल्टे रास्ते पर चल पड़ा। लेकिन आर्की की ताकत की वजह से ईलाई जानता था कि लूका झूठ बोल रहा है। ईलाई का दोस्त लूका लिलियन को हर हाल में बचाने की प्लानिंग कर रहा था। ईलाई माने या न माने, उससे फर्क नहीं पड़ता। लिलियन को तो उसकी भलाई के लिए खत्म करना जरूरी था। ईलाई ने उम्मीद की कि यह सब लड़ाई के बीच होगा और लिलियन उसे जिंदा न मिले। यह ईलाई की आखिरी और मजबूर ख्वाहिश थी। जब लूका ने अपने हेलमेट को देखा तो उसने सोचा कि सबसे जरूरी सर और सीने की रक्षा करना है। अगर यह 2 हिस्से सही रहे तो एम्पायर के सैनिक नहीं मरेंगे। तभी कोड्रैक पास आया और स्क्वाड लीडर को पुकारा। लूका ने पूछा कि उसे क्या चाहिए। सर्जन कोड्रैक ने कहा कि वह लूका की काबिलियत जानता है और उसने ऊपर के अधिकारियों से बात की है। लूका ने पूछा, तो क्या? कोड्रैक ने कहा कि जब लड़ाई शुरू हो तो लूका उसकी बात भी सुने, क्योंकि कोड्रैक ने 10 साल तक एम्पायर की सेवा की है। लूका ने कोड्रैक को चिंता न करने को कहा और भरोसा दिलाया कि वह हर उसकी बात सुनेगा जो सही होगी। कोड्रैक ने उसका शुक्रिया अदा किया। कुछ ही देर में जहाज नीचे उतर गया। वह बागियों के बेस के पास पहुंच गए थे। जहाज के दरवाजे खुल गए और आर्मर्ड ब्रिगेड बाहर निकलने लगी। यह मर्मिडोन मॉडल ब्रिगेड थी, जो पूरी तरह मैकेनिकल आर्मर में ढकी थी। इस ग्रुप का काम टावर्स को खत्म करना था। उनकी जीत के बाद ही बाकी ब्रिगेड्स आएंगी। गोली चलाने का ऑर्डर दिया गया और पूरी आर्मर्ड ब्रिगेड ने अपने थ्रस्टर्स चला दिए। सब एक ही दिशा में आगे बढ़े, इतनी तेजी से कि आसमान में आग की लकीर छोड़ गए।
वह फॉर्मेशन में रहे और सीधे बागियों के एंटी एयरक्राफ्ट टावर्स की तरफ बढ़े। इस बीच टावर्स ने हमले के लिए बहुत सारी एनर्जी जमा करना शुरू कर दिया। तभी अपने सीने की प्लेट का एक हिस्सा खोलकर एक सैनिक ने टावर पर मिसाइल्स की बारिश कर दी। साथ ही टावर ने ब्रिगेड के सैनिकों पर एनर्जी बीम छोड़ दी, जिससे उन्होंने बड़ी तेजी से बचा लिया। टावर के पहले हमले के बाद सैनिकों ने बैरियर पर एक और धमाकेदार हमला किया और उसके बेस पर मिसाइल्स दागी। एक बड़ा धमाका हुआ, लेकिन बैरियर अभी भी खड़ा था। धमाके से उड़े धूल के गुबार के बीच दो लाल आंखें दिखाई दीं। यह उन सैनिकों में से एक था जो बिना रुके टावर की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वह पास पहुंचा, टावर ने एक और शॉट मारा जो फिर से सैनिक को नहीं लगा। फिर टावर के बिल्कुल पास सैनिक ने पूरी ताकत से हमला करने की तैयारी की। अपने भाले का इस्तेमाल करके उसने बैरियर पर एक जोरदार वार किया। भाले की टक्कर से बैरियर में दरारें पड़ने लगीं। इस बीच बाकी सैनिक बैरियर को कमजोर करने के लिए मिसाइल्स चलाते रहे। आखिरकार आर्मर्ड ब्रिगेड की ताकत से बैरियर टूट गया। जहाज के अंदर से सब कुछ देखते हुए लूका हैरान था कि उन्होंने कितनी जल्दी बैरियर तोड़ दिया। अब प्लान के मुताबिक उन्हें 1 मिनट के अंदर टावर्स को खत्म करना था। अगर वह फेल हुए तो उन्हें नुकसान होगा। अगर आर्मर्ड ब्रिगेड ने टावर्स को नहीं संभाला तो बाकी सैनिकों को खुद यह करना पड़ेगा। तभी एक ऑर्डर आया। टावर्स खत्म कर दिए गए थे। उन्हें ऑपरेशन के अगले स्टेज पर बढ़ना था। जंग का मैदान बड़ा खतरनाक और जालिम होता है, लेकिन यही वह जगह है जहां लोगों को मजा और एड्रेनलिन मिलता है, और लूका को यह पसंद था। उस मजा और एड्रेनलिन के बिना वह बहुत पहले पागल हो गया होता। जैसे ही लूका बाहर की तरफ बढ़ा, उसने अपनी बटालियन को पीछे आने का ऑर्डर दिया, ये सोचते हुए कि अपनी स्किल्स टेस्ट करने का यह सही वक्त है। प्लान ये था कि इन्फेंट्री हर तरफ से एक साथ घुसे ताकि बागियों को भागने का मौका न मिले। कहिले की सुरंगें एक भूल भुलैया जैसी थीं। उनके पास पुराने नक्शे थे, पर बागियों ने सुरंगों को बदल दिया था। जंग और धमाकों के बीच सैनिक कहिले की तरफ बढ़े। तभी एक सैनिक ने कहा कि बागियों ने शायद नीचे का रास्ता बंद कर दिया है ताकि मिर्मिडॉन्स अंदर न आ सकें। एंट्रेंस पर पहुंचकर फॉर्मेशन में खड़े सैनिक हालात को लेकर सावधान रहे। लूका ने कहा कि अब से वह आगे रहेगा। कोड्रैक ने तुरंत कहा कि ऐसी जगह पर यह खतरनाक है जहां हर जगह ट्रैप्स हो सकते हैं। लूका ने पूछा कि क्या सार्जेंट अपनी मौत के नतीजों से डरता है, जिस पर कोड्रैक ने कहा हाँ। पर कोड्रैक के कुछ बोलने से पहले लूका ने अपना हेलमेट बंद कर लिया। उसने कहा कि उसे परवाह नहीं कि क्या होगा अगर वह मारा गया। तेजी से आगे बढ़ते हुए लूका ने फिर कहा कि वह रास्ता दिखाएगा और उन्हें पीछे आने का ऑर्डर दिया। उसे अपनी पीठ पर एक ठंडक महसूस हुई, जैसे पीछे खड़े लोग उसे खत्म करने को तैयार हों, पर अब उसके पास वक्त नहीं था। उस लड़की के बारे में सोचते हुए लूका को याद आया कि उसे लिलियन को खत्म करना है इससे पहले कि एली उसे बचाने आए। उसका दोस्त शायद अब सुरंगों में ही था, किसी और जगह अपनी फौज के साथ तेजी से बढ़ रहा था। वह अपने सैनिकों की कुर्बानी देकर ऐसा कर सकता था, पर वह अपनी भावनाओं को हावी नहीं होने दे सकता था और वफादार सैनिकों को नहीं खो सकता था। वह सारे खतरे खुद पर लेगा, लूका ने सोचा। तभी उसके सर के ऊपर एक ट्रैप एक्टिवेट हो गया। यह देखकर कोड्रैक ने लूका का नाम चिल्लाया। पलक झपकते ही लूका ने अपनी तलवार निकाली और ट्रैप का पाइप काट दिया, जो उसके हिलने से ट्रिगर हुआ था। आर्की के तरीके का इस्तेमाल करके लूका ने अपनी सारी इंद्रियों को मैक्सिमम लेवल पर कर लिया था। यहाँ तक कि स्वाद और केमिकल ट्रेसेस को महसूस करने की क्षमता ने उसे बहुत सी जानकारी दी। इस बीच सैनिक लूका को घूर रहे थे। सब के सब शौक में थे। लूका ने महसूस किया कि उसकी नसें फूल रही हैं, दिल तेजी से धड़क रहा है और दिमाग पर दबाव उसे लिमिट तक ले जा रहा है। अभी भी तेजी से बढ़ते हुए वह चिढ़ गया था कि उसके आदमी इतने धीरे हैं, और उसका मन किया कि कोड्रैक को एक घूंसा मारे। वह थ्योरी में जानता था, पर अब वह महसूस कर सकता था कि आर्की का ज्यादा इस्तेमाल दिमाग को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। लूका दरवाजे तक पहुंच गया था। दूसरी तरफ कुछ बागी सैनिक किसी भी हलचल का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक लूका ने दरवाजे पर जोर से लात मारी, जिससे दरवाजा एक दुश्मन सैनिक के साथ उड़ गया। बाकी सैनिकों ने तुरंत लड़ाई की तैयारी की और लूका पर निशाना साध लिया। लूका ने अपनी तलवार पकड़ी। जैसे ही दुश्मनों ने उसकी तरफ गोली चलाई, वहीं खड़े रहकर लूका ने हर गोली को अपनी तलवार से रोक लिया। जैसे ही गोलियां चलना बंद हुई, वह आगे बढ़ा। एक पल में 2 दुश्मनों को खत्म कर दिया। हर तरफ खून ही खून हो गया। फिर उसने तीसरे की गर्दन पर तलवार चला दी और उसे खत्म कर दिया। आखिरी बचा हुआ सैनिक डर गया। उसने बजूका उठाया और लूका पर चला दिया, पर एक आसान से वार से लूका ने हवा में ही मिसाइल के 2 टुकड़े कर दिए, जिससे बजूका उस तक पहुंचने से पहले ही फट गया। धमाके से धुआं उठा। बागी सैनिक को समझ नहीं आया कि लूका जिंदा है या नहीं। बाकी ने दुआ की कि सब खत्म हो गया हो, पर अचानक लूका धुएं से बाहर निकला और सीधे उस पर हमला कर दिया। घबराकर बागी को लगा कि अब बहुत देर हो चुकी है, वह कुछ नहीं कर सकता था। तभी इंपीरियल प्लेटून वहां पहुंची। उन्होंने यह खौफनाक नजारा देखा। कोड्रैक यह सब देखकर डर गया। लूका, जिसकी तलवार से अभी भी खून टपक रहा था, ने सार्जेंट से पूछा कि वह किसका इंतजार कर रहा है। उसने कहा कि वह आगे बढ़ रहे हैं और उसे साथ चलने का ऑर्डर दिया।
अचानक कुछ बागी सैनिकों ने भारी गोलीबारी शुरू कर दी। उनके निशाने सीधे दीवार के पीछे छुपे इंपीरियल सैनिकों पर थे। हालात को समझते हुए लूका ने इतनी बड़ी जगह की उम्मीद नहीं की थी। शायद वहां मजबूत डिफेंसिव लाइंस थीं। अपना नक्शा चेक करके उसे समझ आया कि वह काफी आगे आ गए हैं और जल्द ही भागने वाले नोबल्स से मिलेंगे। उसने दुश्मन की फॉर्मेशन को समझने के लिए एक फ्लाइंग कैमरा भेजा। कैमरा की फुटेज में लगभग 100 सैनिक दिखे और कुछ ऐसे लोग जो लड़ नहीं रहे थे। लिलियन उनमें हो सकती थी। सार्जेंट ने लूका को बताया कि उनकी प्लेटून बाकियों से बहुत आगे है और सुझाव दिया कि वह दूसरी स्क्वाड का इंतजार करें। यह एक सही सुझाव था, खासकर तब जब लूका का दिमाग आर्की के सिस्टम के ज्यादा इस्तेमाल से थक चुका था। तभी फिर से गोलीबारी शुरू हो गई, पर इस बार वह उनकी जगह पर नहीं थी। गोलियां कहीं और चल रही थीं। यह समझते हुए लूका ने देखा कि एक और इंपीरियल ग्रुप वहां पहुंच गया है। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया। बागियों का ध्यान भटका हुआ था। बागियों ने अपनी गोलियां नए आए ग्रुप की तरफ मोड़ दी, जिन्होंने पहले ही शील्ड्स के साथ डिफेंसिव लाइन बना ली थी। लेकिन बागियों की गोलीबारी इतनी तेज थी कि शील्ड्स कुछ ही सेकंड्स में टूट जाती। लूका ने बड़बड़ाया, अभी नहीं। वह जानता था कि बागियों के कुछ हथियार उसके आर्मर को तोड़ सकते हैं, इसलिए बहुत सावधानी जरूरी थी। बागियों के पास लगभग 8 भारी हथियार थे, इसलिए लूका को उस पल का इंतजार करना था जब कम से कम आधे लोग रीलोड कर रहे हों। सही मौका देखकर लूका अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर से कूदा और उन्हें फैलकर कवर लेने को कहा। बागियों ने तुरंत लूका पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। अपने लीडर को बिना शील्ड के देखकर कोड्रैक डर गया, लेकिन छोटी गोलियां जैसे पिस्टल्स और राइफल्स लूका के आर्मर को नहीं तोड़ सकती थीं। जमीन पर पहुंचकर उसने अपना हथियार निकाला और दुश्मन के खतरनाक हथियारों को निशाना बनाया। उसने गोली चलाई और एक के बाद एक धमाके हुए। तेजी से जगह बदलते हुए लूका दुश्मन की फॉर्मेशन के बीच घुस गया ताकि वह उस पर साफ निशाना न लगा सकें। फिर अपनी तलवार के एक वार से उसने 2 बागियों के पैर ऐसे काट दिए जैसे वह पत्ते हों। इस अफरा तफरी में लूका जानता था कि उसे कोई नहीं रोक सकता। एक बागी मरने के डर से तुरंत सरेंडर कर गया। लूका ने कोड्रैक को सरेंडर करने वाले सभी बागियों को पकड़ने का ऑर्डर दिया और कोड्रैक ने तुरंत बात मानी। मैदान को देखते हुए लूका ने जमीन पर कुछ इंपीरियल सैनिकों की लाशें देखीं। उन्हें पहचान कर उसे समझ आया कि वह एले की प्लेटून के थे। उसका दोस्त आगे बढ़ रहा था, पर अपने ही सैनिकों की कुर्बानी देकर। वह इतना मजबूर है कि अपने ही आदमियों को मार रहा है, लूका ने गुस्से और हैरानी से सोचा। लूका एले को बचाना चाहता था, पर एक इंपीरियल सैनिक के तौर पर उसे अपने दोस्त और मिशन में से एक को चुनना था। एक के लिए दूसरे की कुर्बानी देना। अगर उसे लिलियन मिली तो उसे खत्म करना पड़ेगा। लूका ने उसकी जान बचाने के लिए सब कुछ किया। उसे परवाह नहीं थी कि लिलियन उससे नफरत करती है या नहीं। उसने कोड्रैक से कहा कि वह यहाँ से जाए और दूसरी प्लेटून के साथ मिल जाए। कोड्रैक, जो एक सर्जन था, उसने लूका से कहा कि उसकी लड़ने की ताकत तो कमाल है, पर वह एक अच्छा कमांडर नहीं है। लूका ने जवाब दिया कि अगर वह कमांडर न होता तो और ज्यादा नुकसान होता। कोड्रैक ने कहा कि लूका बार बार अपने आदमियों को छोड़कर अकेले चला जाता है, जो एक अच्छे लीडर की निशानी नहीं है। लूका को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि वह अकेले इसलिए लड़ता है क्योंकि उसके आदमी कमजोर हैं और उसके ऑर्डर्स नहीं समझ सकते। उसने कहा कि उसे उनका रोना धोना सुनना पसंद नहीं है, कि उन्हें काम नहीं मिल रहा। कोड्रैक ने कहा कि लूका हमेशा सबसे ताकतवर नहीं रहेगा। लूका ने कहा कि जब वह दिन आएगा तब मजाक उड़ा लेना, और कोड्रैक ने कहा कि वह यह बात याद रखेगा। जब कोड्रैक जाने लगा तो लूका ने कहा कि वह उसकी बात पर गौर करेगा और अगर उसके तरीके गलत हुए तो वह सुधारने की कोशिश करेगा। कोड्रैक ने लूका के लिए अच्छा सोचा, पर उसे हैरानी थी कि इतने बड़े ईगो के साथ कोई इतना समझदार कैसे हो सकता है। आगे बढ़ते हुए लूका ने जली हुई दीवारें और जमीन पर पड़े नोबल लोगों की लाशें देखीं। बाकी रास्तों में भी शायद यही हो रहा था, क्योंकि फौज टनल्स के अंदर आ चुकी थी। लूका ने माना कि उसका दोस्त सिर्फ लड़ाई में भरोसेमंद नहीं बल्कि उसका सच्चा दोस्त भी है। लेकिन यह दोस्त अपने निजी कारणों से इंपीरियल ट्रूप्स को मार रहा था और उनकी जान बर्बाद कर रहा था। एक अच्छी प्लेटून कभी रेबल्स का पीछा करने के लिए अपने सोल्जर्स की जान खतरे में नहीं डालती। अगर उसका दोस्त लिलियन को ढूंढ भी लेता तो उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसका अंजाम वही होना था। लूका समझता था कि उसका दोस्त लिलियन से प्यार करता है, पर उसके लिए अपनी जान देना जरूरी नहीं था। यह सिर्फ जज्बातों का बहाव था। तभी एक आवाज सुनकर लूका ने एक आदमी को देखा जिसका सर दिख रहा था। उसने तुरंत सरेंडर कर दिया और बताया कि वह रमोन्स फैमिली का मेंबर है। लूका ने कहा कि उसे इससे कोई मतलब नहीं कि वह सरेंडर कर रहा है या नहीं, उसे बस यह जानना था कि लिलियन रमोनिस कहाँ है। नीचे देखते हुए उस हॉस्टेज ने कहा कि उसे नहीं पता लिलियन कहाँ है, लेकिन लूका ने देखा कि बात करते वक्त उस आदमी की आंखें इधर उधर हो रही थीं, जिससे साफ था कि वह झूठ बोल रहा है। लूका ने उस आदमी की आंख पकड़ ली, जिससे वह चीखने लगा और पूछने लगा कि लूका क्या कर रहा है। लूका ने फिर पूछा कि लिलियन किस तरफ भागी है और कहा कि यह उसकी आखिरी मौका है। हॉस्टेज ने जवाब दिया कि वह नीचे गई है और कहा कि उसे नहीं पता कि कोई शॉर्टकट है या नहीं, क्योंकि वह फैमिली का खास मेंबर नहीं है। लूका ने पूछा कि क्या उसने उसके दोस्त को देखा है।
हॉस्टेज ने हाँ कहा और बताया कि लूका के दोस्त ने ही उसे ये हालत में छोड़ दिया है। वह मरने के करीब था। उसने लूका के दोस्त को पागल कहा और कुछ कहता उससे पहले ही लूका ने उसे मार दिया और खून की फव्वारा निकल पड़ी। वहां से जाते हुए लूका ने सोचा कि वह आदमी वैसे भी मरा ही जाता तो अच्छा है कि उसे दर्द कम हुआ। आमतौर पर लोगों को मारते वक्त लूका को कुछ महसूस नहीं होता था, पर आज वह थोड़ा परेशान था। चीखें और बंदूकर की आवाजें करीब आ रही थीं। अगर उसके दोस्त ने वापस न आने का फैसला किया तो लूका क्या करेगा, वह सोचने लगा। इस बीच लूका एक कमरे के बीच में खड़ा था जहां चारों तरफ लाशें पड़ी थीं। इतनी अफरा तफरी में भी लूका को याद आया कि कैसे उसके दोस्त की दोस्ती ने उसे हमेशा भविष्य को लेकर डराया है। अब यह सवाल कि अगर उसका दोस्त एम्पायर से धोखा करेगा तो वह क्या करेगा, उसका जवाब मिलना जरूरी था। हालात का सामना करने के लिए लूका लाशें के बीच से होते हुए एक दरवाजे से अंदर गया। तुरंत बाद वह एक कॉरिडोर में चला जहां बहुत सारे मरे हुए सोल्जर्स पड़े थे। तबाह हॉल को देखकर लूका ने तुरंत अपने दोस्त का नाम पुकारा, जो अपनी पीठ करके खड़ा था। उस ब्लॉन्ड आदमी ने हल्का सा सर घुमाया, यह देखने के लिए कि लूका आ गया है। इस वक्त लूका ने उस पर इल्जाम लगाया कि वह अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने ही आदमियों को मौत के मुंह में धकेल रहा है। लूका के बिल्कुल सामने वह जवान ब्लॉन्ड आदमी एक छोटे ग्रुप को बचा रहा था। आने वाले ने वीगो रमोनिस और उसके परिवार को पहचान लिया, जिसमें लिलियन भी थी। उसने लूका का सामना किया और कहा कि यह सारी तबाही उस लड़की की वजह से हुई है। लूका ने अपने हथियार पर हाथ रखा और माना कि आने वाला इस घटना को नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। आने वाले ने लूका को सीधी चुनौती दी और कहा कि अपना हथियार निकालो। अपनी तलवार निकालते हुए लूका ने जवाब दिया कि वह उसे अकल सिखाएगा। उस पल लूका लड़ाई के लिए तैयार हो गया, यह जानते हुए कि असली लड़ाई में बहुत कुछ बदल सकता है। रमोन्स फैमिली को भागते देख आने वाले को समझ आ गया कि लूका सिर्फ उन्हें भगाने के लिए वक्त खरीद रहा है। इसलिए उसने फैसला किया कि उसे पहले फैमिली को खत्म करना होगा, भले ही लूका उससे जिंदगी भर नफरत करे। इस तरह उसने सोचा कि उसे अपने दोस्त का खून अपने हाथों पर नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन लूका को उसका इरादा समझ आ गया और वह चिल्लाया कि लिलियन अब निशाना है। तुरंत आने वाला आगे बढ़ा, पर उसके पुराने साथी लूका ने गोली चलाकर उसे रोक दिया। लूका गोली चलाता रहा ताकि आने वाले का रास्ता रोक सके। लूका ने समझाया कि बंदूक बेकार है, पर निशाना लगाकर दुश्मन की रफ्तार धीमी की जा सकती है। लेकिन आने वाले ने बताया कि उसने मिशन से पहले अपने साइबरनेटिक सिग्नल्स को बढ़ा लिया था ताकि वह तेज हो सके। इसका मतलब था कि लूका के लिए उस गोली से उसे रोकना नामुमकिन था। रमोन्स फैमिली के गार्ड्स ने रिएक्ट किया और आने वाले पर निशाना साधा। बिना किसी मुश्किल के उसने पहली गोली को अपने गॉन्टलेट से रोक दिया। गोली तुरंत एक गार्ड की तरफ वापस गई, जिससे वह घबरा गया। बिना रुके हमलावर घूमा और अपनी तलवार से दूसरे गार्ड को मार दिया। वीगो रमोन्स ने चीखकर उसे रुकने को कहा। उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए हमलावर की तलवार वीगो के सर के आर पार हो गई। गार्ड्स को हटाने के बाद आने वाला सीधा माँ बाप की तरफ बढ़ा और उन्हें मार दिया। अपने निशाने को खत्म करने के बाद वह मुड़ा और कहा कि अब सिर्फ लिलियन बची है। जब लूका उसे रोकने की कोशिश कर रहा था तो उसने कहा कि उसके पास उसे मारने के लिए बहुत वक्त है। लिलियन रमोनिस के सामने खड़े होकर उसने कहा कि वह उसे तब तक नहीं भूलेगा जब तक वह मर नहीं जाती। तलवार उठाए हुए उसने हमले की तैयारी की और कहा कि वह उसे दर्द मुक्त मौत देगा, क्योंकि वही वह सबसे अच्छा कर सकता है। लड़की ने उसकी तरफ देखा और हंसने लगी, भले ही उसकी आंखों में आंसू थे। लिलियन उस पर हंस रही थी। लूका ने जोर से चिल्लाया कि रुक जाओ। एक तेज हरकत के साथ लूका उस योद्धा पर झपट पड़ा और उसे लिलियन से दूर धकेल दिया। इसके साथ दोनों गिर गए और लिलियन दूर से यह सब देख रही थी। जल्दी ही लिलियन ने सांस ली और लड़ाई की तरफ मुड़ गई। तेजी से हमलावर ने लूका को जमीन पर दबा दिया और अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। दबे होने के बावजूद लूका ने पूछा कि क्या उसने लिलियन का चेहरा नहीं देखा, जो अपने परिवार को मरते देखकर हंस रही थी। समझते हुए लूका ने हमलावर की बात सुनी। लिलियन आखिरकार आजाद थी, क्योंकि उसे सिर्फ शादी के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस जवाब से परेशान होकर लूका ने पूछा कि वह क्या कह रहा है। फिर हमलावर खड़ा हो गया और लूका को जमीन पर छोड़ दिया। हमलावर ने लूका को लिलियन का बचाव करने से मना किया, क्योंकि आखिर में वह सिर्फ एक गद्दार थी। लिलियन की मदद से लूका खड़ा हुआ और बताया कि परिवारों को गद्दार सिर्फ उन्हें मारने के बहाने से कहा गया था। उसने आगे कहा कि अगर वह सच में गद्दार होते तो उनका बचाव इतना कमजोर नहीं होता। अपनी बातों पर गौर करते हुए लूका को लगा कि उसका तर्क गलत नहीं था। फोर्ट्रेस पर हमला मुश्किल था, पर बाद में सब कुछ बहुत आसान लगा, क्योंकि फैमिली की फौज बहुत छोटी थी। इतनी लॉजिक के बाद भी हमलावर ने लूका को देखा और पूछा कि इसका क्या मतलब है। लूका को समझ आया कि इस रफ्तार से एली भी लिलियन के साथ मर जाएगा। जब एली ने उसे रोकने की कोशिश की तो लिलियन ने बताया कि उसका पिता मासूम नहीं था, उसने एक पुरानी रेलिक छुपा रखी थी। लूका की तरफ मुड़कर लिलियन ने बताया कि वही रेलिक एम्पायर के हमले का असली कारण थी। इसके साथ उसने आर्टिफैक्ट दिखाया और समझाया कि इसी की वजह से वह फोर्ट्रेस चला पा रहे थे। समझते हुए लूका ने इस खुलासे का कारण पूछा, पर लिलियन ने कहा कि वह जानती है कि लूका सच में उसे मारना नहीं चाहता।
आगे लिलियन ने कहा कि लूका सिर्फ यह नहीं चाहता कि एली उससे नफरत करे, जिससे वह योद्धा बिना किसी रिएक्शन के रह गया। लिलियन ने इशारा किया कि लूका की असली चिंता यह है कि एली एम्पायर के हाथों मर सकता है। जल्दी ही उसने एक ऑप्शन दिया जो तीनों के लिए फायदेमंद हो सकता था। बताया कि रेलिक अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस में टेलीपोर्टेशन डिवाइस को एक्टिवेट कर सकती है। लूका पर नजर रखते हुए लिलियन ने मदद मांगी ताकि वह एम्पायर के कंट्रोल से बच सके। आखिर में लिलियन ने रेलिक लूका की तरफ बढ़ा दी, फैसला उस पर छोड़ दिया। टेलीपोर्टेशन डिवाइस के बारे में सुनकर लूका ने उसके होने पर सवाल उठाया, पर लिलियन ने कहा कि टनल्स में एक सीक्रेट रास्ता है। उसने कहा कि अगर लूका को भरोसा नहीं है तो वह उसे मार सकता है, लेकिन उसने टेलीपोर्ट एक्टिवेट करने के लिए मदद मांगी क्योंकि वह भी नहीं चाहती थी कि एली मरे। लिलियन ने फिर सुझाव दिया कि वह भाग जाए ताकि लूका अपनी रिपोर्ट में झूठ बोल सके, पर लूका को शक था कि एम्पायर ऐसा डिवाइस छोड़ेगा। लिलियन ने भरोसा दिलाया कि सिर्फ रामूनस फैमिली की सीधी लाइन को ही इस डिवाइस के बारे में पता था और वह अंडरग्राउंड सेफ रहेंगे। मुश्किल फैसले पर सोचते हुए लूका जानता था कि उसे लिलियन की किस्मत से कोई मतलब नहीं है। उसकी सबसे बड़ी चिंता एली की सुरक्षा थी, क्योंकि उसके दोस्त के ख्याल उसे मरवा सकते थे और उसके गायब होने का झूठ बोलना आसान था। लड़ाई के मैदान में सोचने के बाद लूका ने अपना सर उठाया। फैसला हो चुका था। जल्दी ही उसने एली को रोका और कहा कि आगे बढ़ने से पहले उसे एक वादा करना होगा। लूका ने शर्त रखी, अगर टेलीपोर्ट फेल हुआ तो एली उसके रास्ते में नहीं आएगा। याद दिलाया कि लिलियन भी नहीं चाहती कि वह मरे। लूका ने एली को गौर से देखा, उसके वादे का इंतजार करते हुए। इसके साथ एली ने आखिरकार अपना सर उठाया और वादा किया कि वह डील निभाएगा। इस तरह एली खड़ा हुआ और सीढ़ियों से नीचे ले गया, जबकि लूका उनके पीछे था। जब एली और लिलियन आगे बढ़े, लूका एंट्रेंस पर खड़ा हो गया ताकि उनका रास्ता पक्का हो सके। लूका ने माना कि वह हार गया है, क्योंकि न सिर्फ वह एली को रोकने में नाकाम रहा, बल्कि अब वह एक भगोड़े की मदद कर रहा था। जैसे ही वह आगे बढ़े, एली ने लूका को रुकने के लिए कहा, जिससे लूका उसकी तरफ मुड़ा। लिलियन ने पास आकर एली के चेहरे से खून साफ करना शुरू किया। इसके साथ लूका ने उन्हें जल्दी करने को कहा कि वह किस्मत वाले हैं कि जिंदा हैं और उन्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। हाथ पकड़े हुए लिलियन ने एली से माफी मांगी, कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुंचेगी। एली ने उसे तसल्ली दी, समझाया कि वही है जिसने उसे दुनिया के बारे में सिखाया और उसका नजरिया बदला। एली ने आगे कहा कि अगर वह न होती तो वह पागल हो गया होता, क्योंकि उसे समझ आया कि वह अजीब नहीं, बस अलग है। सीन को देखते हुए लूका ने नतीजा निकाला कि लिलियन ने ही एली के दिमाग में यह ख्याल डाले हैं। लूका समझ गया कि ऐसी सोच फैल सकती है और एम्पायर को गिरा सकती है, जिससे दुश्मन के हमले का रास्ता खुल जाएगा। देश की बर्बादी न होने देने के लिए लूका ने फैसला किया कि उसे हर खतरे को अपने हाथों से खत्म करना होगा, भले ही वह खतरा एली ही क्यों न हो। इसके साथ लूका ने खुद को फिर से तसल्ली दी कि वह गद्दार नहीं है। टनल तक पहुंचकर लूका ने आखिरकार राहत की सांस ली, जब लिलियन ने कंफर्म किया कि यह एक सीक्रेट रास्ता है। जल्दी ही लिलियन ने बताया कि उसका पिता एम्परर द्वारा मैनिपुलेट किया गया था, जब उसने फोर्ट्रेस को एक्टिवेट करना सीख लिया था। लूका ने पूछा कि और कितना नीचे जाना है, और लिलियन ने इशारा किया कि वह करीब है, बस कॉरिडोर के पार। जब लिलियन ने उसका शुक्रिया अदा किया तो लूका ने जवाब दिया कि वह सिर्फ एली का कर्ज चुका रहा है और अगली बार वह मर जाएगी। आगे लूका ने एली को अलविदा कहा, उसे सेफ रहने को कहा, जिससे एली खामोश हो गया। लिलियन ने फिर प्लान के बारे में बात करना शुरू किया कि जब वह वहां से निकल जाएंगे तो क्या करेंगे। इस तरह उसने सुझाव दिया कि वह बॉर्डर सिटी जाए और अलग होने के बाद वहां मिले। लिलियन ने लूका को उनके साथ एम्पायर छोड़ने को कहा, पर उसने सीधा इनकार कर दिया। लूका दीवार से टिक गया, पूरी सिचुएशन से अपनी थकान को मानते हुए। वह अपने साथी की मदद करने की गलती पर सोचता है, पर अब उसे सोचना होगा कि इस घटना की रिपोर्ट कैसे दे। लूका को उम्मीद है कि बेल्ट चीफ उसमें दिलचस्पी लेगा ताकि किनवन पर नजर रखे, क्योंकि उनमें से कोई भी खास नहीं है। इस तर्क के साथ वह नतीजा निकालता है कि उसका सुपीरियर ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा। ग्रुप आखिरकार कॉरिडोर के अंत में एक बड़े बंद दरवाजे के सामने पहुंचता है। एली की तरफ मुड़कर लूका उसे चेतावनी देता है कि अगर डिवाइस वहां न हो तो तैयार रहे। एली समझता है कि अगर टेलीपोर्टेशन डिवाइस वहां नहीं हुआ तो यह उनका अंत होगा। जैसे ही पैनल एक्टिवेट होता है, एक अजीब एहसास लूका के शरीर में दौड़ता है। तुरंत लूका की नजर तेज हो जाती है, जैसे वह उस एहसास का स्रोत ढूंढ रहा हो। दरवाजा खुलने के साथ वह नतीजा निकालता है कि जो वह महसूस कर रहा है उसका जवाब बिल्कुल सामने है। वह फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है, अपने सेंसेस को ब्लॉक करके, ताकि पूरा ध्यान उस एहसास पर हो। लूका को कमरे के अंदर से ताजे खून, तेल और लोहे की तेज महक आती है। यह समझते हुए कि वहां कोई इंसान नहीं है, उसकी आंखें यह देखकर फैल जाती हैं कि आगे क्या है। 4 इंपीरियल गार्ड्स पूरी आर्मर में कमरे में खड़े थे, उनका इंतजार कर रहे थे। इस सीन को देखकर लूका समझ जाता है कि उनकी हालत डेड एंड पर पहुंच गई है। वह जानता है कि एक गार्ड के खिलाफ भी वह खतरे में होगा, पर अब उसे 4 का सामना करना है। सबसे बुरा पहलू लिलियन का जिंदा पकड़े जाना है, क्योंकि वह टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और सब कुछ उगल देगी। लूका समझ जाता है कि एली को वह जिंदगी देने का उसका सपना सिर्फ एक धोखा था।
वह समझता है कि अब एक ही रास्ता है कि लिलियन को अभी मार दे ताकि शक न हो, पर इंपीरियल गार्ड्स पर हमला करना एक बड़ी गलती होगी। लूका आकर एली को देखता है, उन्हें देखते हुए, यह जानते हुए कि देरी करने से शक और बढ़ेगा। ईलाई समझ गया कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अचानक एक गोली लिलियन के सर में लगती है और वह पीछे गिर जाती है। हाथ में बंदूक लिए ईलाई उसकी बेजान बॉडी को जमीन पर गिरते हुए देखता है। एक गार्ड ईलाई और लूका से पूछता है कि उन्होंने तभी गोली क्यों चलाई। ईलाई अपना हथियार नीचे करता है और कहता है कि उसने बस एक ऐसे हॉस्टेज को खत्म किया जो अब किसी काम की नहीं थी। गार्ड लीडर पूरी रिपोर्ट मांगता है और पूछता है कि वह रेबेल को वहां क्यों लाए थे। सैनिक मुड़ते हैं और ईलाई को कमरे से बाहर ले जाने लगते हैं। लूका वहीं खड़ा रहता है, अपने दोस्त को इंपीरियल ट्रूप्स के साथ जाते हुए देखता है। बाद में अपने कैप्टन के सामने लूका को 21वीं बटालियन के लीडर के रूप में उसके काम के लिए बधाई मिलती है। फिर हिमेलस रिपोर्ट देता है, लूका की लीडरशिप की तारीफ करता है, पर कहता है कि वह टीम का भरोसा जीतने के लिए किनून के साथ काम करे। बात लिली और रमोन्स पर मुड़ती है। कैप्टन जानना चाहता है कि उसने लूका को गाइड क्यों चुना। लूका बताता है कि प्लान यह था कि लिलियन को हॉस्टेज बनाकर रेबेल्स का टेलीपोर्टेशन डिवाइस चुरा सके। यह सुनकर हिमालस पूछता है कि लिलियन के साथ उसका रिश्ता इतना गहरा क्यों था। हाथ पीछे बांधे लूका कहता है कि न वह और न ही ईलाई इतने बेवकूफ हैं कि अपने पर्सनल कारणों से मिशन खराब करें। वह मानता है कि इरादा लिलियन को बचने का मौका देना था अगर वह उनकी मदद करती। एक लंबी सांस लेकर कैप्टन बात खत्म करता है, लूका को जाने देता है ताकि वह आराम कर सके। जैसे ही लूका जाने के लिए मुड़ता है, उसका सुपीरियर उसे फिर बुलाता है। हिमालस बताता है कि रमोन्स फैमिली ने ईलाई की बटालियन को बहुत तेजी से खत्म कर दिया। लूका का रिएक्शन देखकर कैप्टन साफ करता है कि यह जानकारी रिपोर्ट में थी और सैनिक तैयार नहीं थे। थोड़ी देर बाद लूका कहता है कि अगर वह ईलाई की जगह होता तो वह अपनी बटालियन के खत्म होने का पहले ही अंदाजा लगा लेता, क्योंकि वह खुद को ग्रुप में सबसे बेहतर मानता है। लूका का जवाब सुनकर हिमेला मुस्कुराता है और कहता है कि उसे उससे बहुत उम्मीद है। एक तेज ट्रेन में तारों भरी रात के नीचे राजधानी की तरफ सफर जारी रहा। डब्बे के अंदर लूका सो गया, मिशन के थका देने वाले दिनों के बारे में सोच रहा था। उसके ख्याल ईलाई, लिलियन और बॉर्डर सिटी की तरफ गए, जहां लिलियन पहुंचने का सपना देखती थी। जल्दी ही लिलियन की मौत का मंजर याद आया, जिसे ईलाई ने मारा था, वही आदमी जिसे वह अपना हीरो मानती थी। उस पल लूका ने सोचा कि उसकी अपनी मौजूदगी ने ईलाई को मजबूर किया, जिससे ईलाई लिलियन के साथ भाग नहीं सका। उनके लिए दुख मनाते हुए भी लूका को इस बात का सुकून था कि उसने ईलाई को बचाकर अपना मकसद पूरा किया। कैपिटल वापस आकर लूका और ईलाई को आराम के लिए रिकवरी कैप्सूल्स में रखा गया। इनाम के तौर पर ट्रेनिंग में सभी गार्ड्स में से सिर्फ उन दोनों को 7वीं रैंक का क्रॉस्ड स्वॉर्ड मेडल मिला। बाद में शहर के ऊपर एक टेरेस पर लूका ईलाई से मिलता है और मेडल ऑफ ऑनर मिलने की आयरनी पर सवाल करता है। लूका ने माना कि उसने लिलियन की मौत की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि उसे लगा था कि ईलाई उसके लिए इंपीरियल गार्ड से लड़ेगा। दूर देखते हुए ईलाई ने कंफर्म किया कि अगर लूका वहां न होता तो वह जरूर कोशिश करता। ईलाई ने मेडल पर अपनी फैमिली की खुशी का जिक्र किया और लूका को सोल्जर की करियर छोड़ने का सुझाव दिया। इस सुझाव ने लूका को उस बटालियन के बारे में सोचने पर मजबूर किया जिसे ईलाई ने प्यार के लिए कुर्बान कर दिया था, जिससे लूका ने भी करियर छोड़ने का सोचा। अंत में ईलाई ने माना कि उसकी फैमिली ने उसे गार्ड बनने का दबाव डाला और कहा कि काश वह लिलियन की जगह मर गया होता। तुरंत बाद लूका ने ईलाई के पेट पर एक तेज और जोर का मुक्का मारा। जब ईलाई दर्द की शिकायत करता है तो लूका उसे अपने शब्दों पर ध्यान देने को कहता है, याद दिलाता है कि ऑर्गन्स बदले जा सकते हैं। इसके साथ लूका मुड़ गया, अपनी कमजोरी पर अफसोस करते हुए। उसने जोर से कहा कि अगर वह और मजबूत होता तब भी नतीजा वही होता। ईलाई ने धीरे से पूछा कि लूका ने क्या किया। सवाल सुनकर लूका चुप रहा। ईलाई को देखकर लूका को एहसास हुआ कि ईलाई कोई कातिल नहीं है और सब कुछ होने के बाद भी ईलाई लिलियन को नहीं बचा सका। इस यकीन के साथ लूका का हाथ खुला और उसका मेडल गिर गया, जमीन पर टुकड़े टुकड़े हो गया। इस सीन ने कंफर्म किया कि लूका एम्पायर का नहीं था जब जहाज शहर के आसमान को पार कर रहे थे। अगला, ईलाई ने अनाउंस किया कि वह कुछ महीनों के लिए घर जाएगा, क्योंकि उसे वापस गए 4 साल हो गए थे। अलग होने से पहले लूका ने लिलियन के भागने के बारे में पूछा। ईलाई ने बताया कि वह पैसे के लिए की गई शादी से भाग रही थी। ईलाई ने बताया कि फैमिली के पैसे की शर्त यह थी कि लिलियन को दूल्हे की मृत पत्नी की तरह पाला जाएगा, वह अपने लिए कुछ नहीं चुन सकती थी। इस खुलासे ने लूका को हिला दिया, जो आखिरकार समझ गया कि लिलियन ने बचपन से कितना जुल्म सहा था। जब ईलाई ने कंफर्म किया कि क्लॉड ही इकलौते थे जिन्होंने उसके साथ अच्छा बर्ताव किया, तो लूका समझ गया कि कमांडर क्लॉड उसे लिलियन से मिलवाने की कोशिश कर रहे थे। तुरंत बाद ईलाई जोर से हंसने लगा। हंसते हुए ईलाई ने बताया कि उसने और लिलियन ने क्लॉड को बेवकूफ बनाया था, यह कहकर कि लूका सेंटूरियन का बेटा है, और ईलाई को हैरानी थी कि क्लॉड ने मान लिया। ईली ने बताया कि झूठ इसलिए चल गया क्योंकि सब जानते थे कि हिमेलास उसके साथ कितना अच्छा बर्ताव करते थे और ईलाई कास्टोरिया फैमिली से था। ईलाई ने बताया कि क्लॉड को लगा अगर लूका लिलियन को प्रेग्नेंट कर दे तो वह आजाद हो जाएगी। इस प्लान ने लूका को उलझन में डाल दिया।
इस बात से लूका ने समझा कि भले ही ईलाई उसका दोस्त था, पर ईलाई अपने मकसद के लिए अपने सबॉर्डिनेट्स को धोखा देने और मानने तक की ताकत रखता था। इस एहसास के बाद भी लूका का ईलाई पर भरोसा नहीं टूटा। कुछ समय बाद लूका किनुअन से मिला, जिसने उसे वॉर हीरो कहकर ग्रीट किया। कमरे में घुसते ही इंस्ट्रक्टर ने मेडल के लिए लूका को बधाई दी, यह जानते हुए भी कि यह विजिट सेंचुरियन के ऑर्डर पर उसे देखने के लिए थी। लूका ने मेडल की अहमियत कम करते हुए कहा कि यह सिर्फ 7वीं रैंक का है और इंस्ट्रक्टर के कामों के सामने कुछ नहीं। उसने बताया कि सेंचुरियन के चीफ ने उसे सबॉर्डिनेट्स को संभालना सीखने के लिए भेजा है, जिससे क्विनवन को मजा आया। इंस्ट्रक्टर ने पूछा कि क्या लूका के आदमियों ने उसके ऑर्डर्स नहीं माने, पर लूका ने उनका बचाव किया, कहा कि वह बेहतरीन है। फिर मुस्कुराते हुए इंस्ट्रक्टर ने लूका के जवाब का एनालिसिस किया और कहा कि प्रॉब्लम यह है कि लूका बहुत नरम है। लेकिन बिना डरे लूका ने बताया कि उसने अपने आदमियों को यूज करने के बजाय अकेले खतरा उठाना पसंद किया, पर फिर भी वह अंत तक पहुंचने में कामयाब रहे। फिर भी क्विनवन ने असहमति जताई और लूका को चेतावनी दी कि फ्रंट लाइन पर लड़कर वह अपने दिमाग पर बोझ डालता है और ऐसे रिसोर्सेज खर्च करता है जो सबॉर्डिनेट्स को बचाने में लगने चाहिए थे। इससे यह सवाल उठा कि क्या लूका को अपने साथियों को यूज करना चाहिए था। किनोने ने कहा कि उन्हें कुर्बान होने का चुनाव करना चाहिए था, न कि मौत के मुंह में भेजा जाना चाहिए था। क्विनवन ने याद दिलाया कि कैसे लूका ने गिल्डा और गैब्रियल की मदद की थी, कहा कि दोनों एहसान चुकाने में खुश होंगे। यह लूका को साफ लगा। क्विनलन ने लूका को सलाह दी कि सबॉर्डिनेट्स के साथ रिश्ते बनाना जरूरी है, पर साथ ही इमोशनल दूरी बनाए रखना, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें यूज करने में हिचकिचाहट न हो। फिर भी लूका ने मना किया कि वह ऐसा कुछ करेगा। इससे क्विनवन ने कहा कि इसलिए वह उसे पसंद करता है। लूका को अच्छा लड़का कहा। आगे बढ़ते हुए किनुअन ने इंसानी रिश्तों में ऊपर रहने का अपना राज बताया। प्यार पाओ, पर बदले में प्यार मत करो। उस पल लूका ने पूछा कि अगर उसका दिमाग दोष या कॉन्शियंस की वजह से दूसरों की कुर्बानी न झेल सके तो क्या करे। सवाल पर क्विनवान सीधा था। लूका को आदत डालने की सलाह दी, वरना वह कभी दूसरों के ऊपर नहीं खड़ा हो पाएगा। जल्दी ही लूका खड़ा हुआ और घोषणा की कि वह अगली बार अपने आदमियों को कुर्बान करने में बेहतर बनने की कोशिश करेगा। एक संतुष्ट मुस्कान के साथ क्विनुअन ने लूका के जवाब को मंजूरी दी, उसे फिर से अच्छा लड़का कहा। अगली सुबह लूका ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म पर अकेले इंतजार कर रहा था। खुले आसमान के नीचे उसकी नजरें सीधी सामने थीं। इस बीच अपने कमरे में लूका को अपने कैप्टन से क्रीचा एकेडमी जाने का अनपेक्षित ऑर्डर मिला। हिमालस ने बताया कि सबसे अच्छों को पहले भेजना परंपरा है और एली ने घर पर ज्यादा समय बिताने के लिए ऑफर ठुकरा दिया था। यह सुनकर लूका ने सोचा कि एली अभी भी हाल की घटनाओं से उबर नहीं पाया है, लेकिन कैप्टन हिमलस ने लूका को चेतावनी दी कि वह नोबल सोसाइटी को नहीं समझता और अगर कास्टोरिया फैमिली का हिस्सा बनना चाहता है तो ऐसे नहीं चल सकता। चेतावनी सुनकर लूका ने मिशन मान लिया। हिमेलिस ने बताया कि एक गाइड भेजा जाएगा और भरोसा जताया कि लूका इस अनुभव का आनंद लेगा। रवानगी का पल आखिरकार आ गया। जैसे ही बात खत्म हुई, एक ट्रांसपोर्ट क्राफ्ट लूका के सामने प्लेटफॉर्म पर उतरा। एयरक्राफ्ट के अंदर से गाइड ने लूका को ठंडी नजरों से देखा और अंदर आने का ऑर्डर दिया। अंदर लूका ने गाइड को बैठे हुए देखा, जो हाथ बांधे उसके आने का इंतजार कर रही थी। पर जैसे ही लूका ने अपना परिचय देने की कोशिश की, उसे एक रूखे जवाब से काट दिया गया। उसके बर्ताव और टोन को देखकर लूका ने सोचा कि क्या वह अपनी उम्र के किसी नोबल से डील कर रहा है। जल्दी ही उसने पूछा कि क्या वह सच में कैप्टन द्वारा भेजी गई गाइड है, जिसका जवाब नफरत से भरा था। बिना हिचकिचाए लूका ने उसे कास्टोरिया फैमिली की मिस कहा, जिससे वह हैरान हो गई। उसकी पहली प्रतिक्रिया थी पूछा कि उसने उसकी असली पहचान कैसे खोजी। लूका ने बताया कि यह बस एक अंदाजा था, क्योंकि सिर्फ उस फैमिली का कोई व्यक्ति ही हिमेलिस के ऑर्डर्स को इतनी खुलेआम नफरत कर सकता है। अंत में लूका ने अंदाजा लगाया कि वह सेंचुरियन की बेटी है, जिसे गोद लेने का वादा पूरा करने के लिए भेजा गया है। एक हल्की मुस्कान आई जब उसने खुद को उस नए सरनेम के साथ कल्पना की। उसने लड़की का सामना किया, कहा कि वह जानता है कि ऑर्डर किसने दिया था, जिसका वह पालन कर रही है। अपना परिचय देते हुए युवा महिला ने बताया कि वह जिजेल कास्टोरिया है और लूका को चेतावनी दी कि वह पालतू जानवर की तरह बिहेव न करे। उससे पीठ फेरकर लूका ने संभावित अपमान के लिए माफी मांगनी शुरू की, लेकिन माफी के बीच में वह रुक गया, याद करते हुए कि उसने इतना सब कुछ किसी नोबल के आगे झुकने के लिए नहीं सहा था। एक सांस लेकर लूका अपनी सीट पर पीछे झुका और कहा कि चीफ उसकी स्थिति समझ जाएंगे। तुरंत बाद उसने प्रस्ताव रखा कि वह बस ऑर्डर्स का पालन करे, जिजेल गाइड करे, लूका माने। उसने पूछा कि क्या यह ठीक है। चेहरा फेरते हुए जिजेल भी अपनी सीट पर पीछे झुक गई, चुप रही। कुछ पलों बाद क्राफ्ट ने उड़ान भरी और फ्यूचरिस्टिक शहर के आसमान में उड़ने लगा। बाद में ट्रांसपोर्ट एक प्लेटफॉर्म पर उतरा और दोनों खामोशी से उतर गए। आगे जिजेल ने लूका को उसका पीछा करने को कहा, क्योंकि वह उसे सीधे उसके डॉर्मिट्री ले जाएगी। रास्ते में किसी चीज ने लूका का ध्यान खींचा। एक भव्य मूर्ति रास्ते में खड़ी थी। स्मारक के आधार पर एक लिखावट एम्परर डेनिक्राथिया राष्ट्र के पिता का स्वागत करती है। ऊपर देखते हुए नया आने वाला आखिरकार समझ जाता है कि वह कहाँ है।
उसके सामने क्राथिया एकेडमी है, एक ऐसी जगह जिसे वह सिर्फ खबरों से जानता था। इस बीच दोनों का आना स्टूडेंट्स के ग्रुप में कौतूहल पैदा करता है। जैसे ही वह चलते हैं, बाकी लोग उनकी यूनिफॉर्म देखते हैं और नए आने वाले को इंपीरियल गार्ड के रूप में पहचानते हैं। अचानक एक सफेद बालों वाला स्टूडेंट दूसरे को धक्का देकर हटा देता है। जिसे धक्का लगा वह जोर से जमीन पर गिरता है, नए आने वाले के पैरों के पास। ठंडी नजरों से सफेद बालों वाला स्टूडेंट कमेंट करता है कि यह अच्छे इम्प्लांट की बर्बादी है। फिर जिजेल नए आने वाले की तरफ मुड़ती है और पूछती है कि वह वहां क्यों खड़ा है। तुरंत बाद वह उसे कलरफुल कपड़े न पहनने के लिए डांटती है, बताती है कि ट्रेनिंग में सैनिकों को ऐसे कपड़ों की जरूरत नहीं होती। दूर से एक जोड़ा देखता है, जैसे जिजेल एकेडमी के रूल्स का पालन करने की शिकायत करती है। अचानक फीलिक्स नाम का एक युवा मुस्कान और दोस्ती भरे इशारे के साथ आता है। फीलिक्स पास आता है, नए आने वाले को देखकर खुशी जताता है क्योंकि उसे लगा था कि वह एले के बिना नहीं आएगा। बिना देरी किए नया आने वाला जिजेल से अपना परिचय देता है और अपने कॉलीग के साथ अकेले में बात करने का समय मांगता है। तुरंत वह वहीं इंतजार करने के लिए मान जाती है। जैसे ही जिजेल दूर जाती है, फीलिक्स नए आने वाले को गले लगाता है और धीरे से कहता है कि सेंचुरियन के उसके प्रति लगाव की अफवाह सच होनी चाहिए। फीलिक्स अंदाजा लगाता है कि कैप्टन शायद नए आने वाले को अपना दामाद बनाना चाहता है, लेकिन नया आने वाला इस विचार को बकवास कहकर खारिज कर देता है। हिमेला का दामाद बनने का ख्याल ही उसे लगता है कि यह नामुमकिन है, क्योंकि दोनों एक दिन भी साथ नहीं रह पाएंगे। इसके बजाय वह बताता है कि उसके पास गोद लेने का समझौता है, बदले में किनुएन पर नजर रखने के लिए। जैसे ही वह गाइड से दूर होते हैं, फीलिक्स पूछता है कि क्या कोई बॉडी मॉडिफिकेशन पहले ही हो चुकी है। अगला 001 मार्क वाली एक चीज चुपके से नए आने वाले के हाथ में रखी जाती है। उसकी हथेली में रखी चीज उसे इस अनपेक्षित खोज पर हैरान कर देती है। जल्दी ही फीलिक्स ग्रुप के साथ अलविदा कहता है, एकेडमी में सैनिकों की लोकप्रियता पर कमेंट करता है। जिजेल के पास वापस आकर नया आने वाला निष्कर्ष निकालता है कि मिली जानकारी काम आएगी और साथ रहना आसान बना देगी। एक खुलासा डॉर्मिटरी के बारे में था, जो दीवार पर बने सिंबल से पहचाना गया। यह निचले सेक्टर्स के रहने वालों और आर्थिक रूप से कमजोर नोबल्स के लिए रिजर्व्ड जगह थी। लेकिन यह खबर नए आने वाले को निराश नहीं करती और उसका दृढ़ नजरिया हकीकत के सामने वैसा ही रहता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, वह सोचता है कि यहाँ भी हायरार्की मौजूद है और अगर चीजें आसान होती तो मजा नहीं आता। दोनों फिर पूरी इंस्पेक्शन के लिए बिल्डिंग में घुसते हैं। कमरे के अंदर एक रोबोट सुविधाओं को पेश करता है, जिसे नया आने वाला एक असली महल बताता है। हाथ टेबल पर रखे हुए वह पूछता है कि क्या इस जगह में सच में आम लोग और कंगाल नोबल्स रहते हैं। अंत में वह खुद को कुर्सी पर डाल देता है, पूरी तरह जानते हुए कि वह एम्पायर की सबसे अच्छी एकेडमी में है। उसके सामने खड़ी जिजेल उसे बताती है कि यह उसका रहने का ठिकाना होगा। जल्दी ही वह इमरजेंसी के लिए अपना पर्सनल नंबर शेयर करती है, जिससे वह उसकी जाहिरी दुश्मनी पर सवाल करता है। उसका जवाब कि वह बस ऑर्डर्स का पालन कर रही है, उसे निष्कर्ष निकालने पर मजबूर करता है कि वह अपनी भूमिका की जिम्मेदारी लेती है। जैसे ही वह उसे जाते हुए देखता है, वह कमेंट करता है कि वह शायद कभी कॉल नहीं करेगा, जिसका जवाब वह देती है कि यह तो होना ही था। जाने से पहले वह रुकती है और एक आखिरी सीधी सलाह देती है। चेतावनी यह है कि डॉर्मिटरी के लीडर के साथ इन्वॉल्व न हो, जो तुरंत उसकी उत्सुकता जगाती है। जिजेल बताती है कि वह लड़की पूरी एकेडमी में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है। तभी एक महिला की आकृति हॉलवे में चलती हुई दिखाई देती है। अपने कमरे में अकेले नया आने वाला ऐसी चेतावनी के कारण के बारे में एक सवाल बड़बड़ाता है। तुरंत बाद डोरबेल की आवाज उसे टोक देती है। उसका दरवाजा खुलता है, एक युवा महिला को दिखाते हुए। वह औरत अपना नाम बारबरा बताती है, जो डॉर्मिटरी की लीडर है। यही वह लड़की है जिसके बारे में जिजेल ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी। जवाब में इंपीरियल गार्ड फॉर्मल तरीके से अपना परिचय देता है कि वह ट्रेनिंग में एक इंपीरियल गार्ड है। तुरंत उसकी साइबरनेटिक आंख बारबरा को करीब से देखने और समझने के लिए एक्टिवेट हो जाती है। जब दोनों मिलते हैं तो बारबरा उसे गौर से देखती है। वह नोटिस करती है कि उसने साधारण कपड़े पहने हैं और उसका कोई बड़ा सरनेम नहीं है। जिजेल की बात याद करके वह बस इतना कहता है कि वह अभी अभी आया है और बात को टाल देता है। बातचीत के दौरान बारबरा को पता चलता है कि वह निचले इलाकों से आया है और वह गार्ड बनने की उसकी कामयाबी की तारीफ करती है। बदले में वह भी उसकी तारीफ करता है और कहता है कि डॉर्मिटरी लीडर बनना भी कोई छोटी बात नहीं है। यह सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे देखकर वह सोचता है कि इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए इसने भी बहुत मेहनत की होगी। फिर वह लड़की उसे अपने साथ चलने को कहती है और बताती है कि डॉर्मिटरी का टूर करवाना उसका फर्ज है। वह समझ जाता है कि क्लासेस और नहाने के बीच उसके पास मिलने का बिल्कुल वक्त नहीं था, फिर भी वह आई। उसे जाते हुए देखकर वह समझ जाता है कि वह अपने वक्त का सही इस्तेमाल करने वाली लड़की है। बाद में एकेडमी की बड़ी इमारत में वह और जिजेल मेन हॉल में सबकी नजर का केंद्र बन जाते हैं। सब उन्हें ही देख रहे होते हैं। जिजेल अपनी तीखी नजरों से अपने साथी को कुछ देर तक गौर से देखती है,
फिर वह उसे बताती है कि उसके पिता के आदेश पर उन्हें 1 हफ्ते तक साथ में क्लासेस अटेंड करनी होंगी। तभी एक जानी पहचानी आवाज जिजेल को पुकारती है। वह मुड़कर देखता है कि बारबरा आ रही है और जिजेल को आम तरीके से हेलो कहती है। बिना सोचे वह नोबल लड़की बारबरा को तुरंत वहां से जाने का हुक्म देती है। थोड़ा सहम कर डॉर्मेट्री लीडर कहती है कि वह तो बस हेलो कहने आई थी। जिजेल दूसरी तरफ मुड़ जाती है और साफ कह देती है कि उसके पास उसके लिए कहने को कुछ नहीं है। जिजेल फिर उसे जल्दी ले जाती है और याद दिलाती है कि वह अपनी पहली क्लास के लिए लेट नहीं हो सकता। जब वह वहां से जा रहा होता है तब भी वह पीछे मुड़कर बारबरा को देखता है। वह वहां अकेली खड़ी है और उसका झुका हुआ शरीर उसके डॉर्मेट्री लीडर होने के कॉन्फिडेंस से बिल्कुल अलग लग रहा है। सामने देखते हुए वह गंभीर चेहरे के साथ वहां से निकल जाता है। जब वह उनके खराब रिश्ते के बारे में पूछता है तो जिजेल कहती है कि दोनों ने एक साथ ही एकेडमी में एंट्री ली थी। अभी भी कंफ्यूज वह हॉलवे में चलते हुए जिजेल की बारबरा के बारे में दी गई चेतावनी को याद करता है। फिलहाल अफवाहों को नजरअंदाज करके वह अपने असली मकसद पर फोकस करता है, जो अगले 2 महीने में नोबल बनना है। बाद में जब वह हॉलवे की बेंच पर क्लास शुरू होने का इंतजार कर रहा होता है, वह वक्त बिताने के लिए अपने हाथ में एक चीज घुमाने लगता है। अचानक एक और स्टूडेंट उसके पास आता है और पूछता है कि मिस जिजेल के साथ उसका क्या रिश्ता है। स्टूडेंट का चेहरा साफ बता रहा था कि उसे उस नोबल लड़की से प्यार है। उस लड़के को परेशान करने के लिए गार्ड उसका मजाक उड़ाता है, जिससे वह स्टूडेंट गुस्से से पागल हो जाता है। एक पल में गार्ड उस स्टूडेंट का कलाई पकड़ लेता है और उसे मोड़ देता है, जिससे वह दर्द से चिल्ला उठता है। कुछ देर बाद वह खुद को कोसने लगता है कि उसने अपना गुस्सा किसी और पर निकाला और उसे छोड़ देता है। आंखों में आंसू लिए वह हारा हुआ स्टूडेंट फिर पूछता है कि क्या सच में उसका जिजेल से कोई कनेक्शन नहीं है। बेंच पर साथ बैठे हुए गार्ड एक सवाल पूछने की कोशिश करता है, पर वह लड़का जिद करता है कि वह जवाब क्यों दे। एक डील करते हुए गार्ड कहता है कि वह जिजेल से कहेगा कि वह लड़का अच्छा है, बदले में वह बताए कि जिजेल बारबरा से इतनी नफरत क्यों करती है। बात खोलते हुए स्टूडेंट बताता है कि पहले ऐसा नहीं था और यह दुश्मनी एक श्राप की वजह से है। वह कहता है कि यह श्राप बारबरा का है क्योंकि उसके आसपास हमेशा खतरनाक रोबोट्स की घटनाएं होती रहती हैं। हालांकि गार्ड को नहीं लगता कि यह उसकी गलती है, पर स्टूडेंट कहता है कि अजीब बात यह है कि खतरे के बावजूद बारबरा नए दोस्त बनाने की कोशिश करती रहती है। वह आगे बताता है कि बारबरा सिर्फ इसलिए डॉम लीडर बनी क्योंकि कोई और यह थका देने वाला काम नहीं करना चाहता था। उसी वक्त स्टूडेंट हॉलवे में बारबरा की तरफ इशारा करता है, जिसके पास कुछ क्लासमेट्स आती हैं। अचानक ग्रुप की एक लड़की बारबरा पर कुछ लिक्विड डाल देती है, जिससे उसके कपड़े पूरी तरह भीग जाते हैं। वह दुश्मन ग्रुप उसे घेर लेता है और जिस लड़की ने ड्रिंक गिराई थी वह कहती है कि यह गलती से हुआ। वही लड़की बारबरा के कपड़े धोने का नाटक करती है, लेकिन बारबरा विनम्रता से मना कर देती है और कहती है कि वह अपने कमरे में जाकर बदल लेगी। अपने दोस्तों की तरफ मुड़कर वह लड़की मजाक में पूछती है कि क्या तुमने सुना, उसने मेरी मदद लेने से मना कर दिया। धमकी भरी नजरों से वह कहती है कि बारबरा तुरंत कपड़े उसके हवाले करे। बारबरा के हाथ कांपने लगते हैं, जैसे वह कपड़े पकड़े हुए डर की वजह से कुछ कर नहीं पा रही हो। अपनी बेंच से दोनों यह सब देख रहे होते हैं। लूका को समझ आता है कि पहले भी ऐसा कुछ हुआ होगा, इसलिए उस दिन बारबरा को नहाने की जरूरत पड़ी थी। अपना हथियार हाथ में लेकर लूका सोचता है कि बारबरा किस्मत वाली है कि वह यहाँ है। अपने गुस्से में भरा हुआ वह तो अपने डैगर्स फेंकने की तैयारी करता है। एक तेज हमले से लूका कप को मार गिराता है, जिससे वह लड़की डर के मारे चिल्ला उठती है। लूका फिर उसे धमकी देता है कि यह हरकत बंद करे और कहता है कि लड़ाई में वह लड़का लड़की में फर्क नहीं करता। उसकी सीधी धमकी से डरकर वह लड़की और उसके दोस्त वहां से भाग जाते हैं। लूका बारबरा और उस ग्रुप के बीच खड़ा हो जाता है, एक सुरक्षा कवच की तरह। लूका की मदद से हैरान डॉम लीडर धीरे से उसका नाम लेती है। लूका थोड़ा उसकी तरफ मुड़ता है और अलर्ट रहता है। सिचुएशन कंट्रोल में आने के बाद बारबरा आखिरकार उसकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करती है। मुस्कुराते हुए लूका सोचता है कि क्या बारबरा के इतने करीब होने से अब वह रोबोट्स का नया निशाना बन जाएगा। स्टूडेंट फिर उसे चेताता है कि उस लड़की का नाम कलीसा कानो है और उसने गलत इंसान से पंगा लिया है। चेतावनी के बावजूद लूका कहता है कि उसे परवाह नहीं कि उसका परिवार कितना ताकतवर है, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। स्टूडेंट बताता है कि कानो परिवार निचले इलाकों में एक गैंग चलाता है और शायद वह अभी से लूका को ढूंढ रहे होंगे। परेशान होकर स्टूडेंट बताता है कि हमले की वजह यह है कि कलीसा का बॉयफ्रेंड भी बारबरा के श्राप से प्रभावित हुआ था। लूका खामोशी से यह सब सुनता है और जानकारी को समझता है। दोनों की बातचीत जिजेल के आने से रुक जाती है। वह नफरत भरी नजरों से उन्हें देखती है। मौका न छोड़ते हुए लूका उस स्टूडेंट को छेड़ता है और कहता है कि वह जिजेल को अपने दिल की बात बता दे। स्टूडेंट पीछे हट जाता है, हकलाते हुए कहता है कि वह दूर से ही एडमायर करना पसंद करेगा और लूका से उसकी तारीफ करने को कहकर भाग जाता है। यह देखकर जिजेल कहती है कि लूका ने दोस्त बना लिया। लूका बताता है कि लड़के का नाम एनरिको लकान है। जिजेल कहती है कि एनरिको उसे डरावना लगता है, जैसे वह हमेशा उसे कहीं से देख रहा हो। उसके जवाब से लूका समझ जाता है कि जिजेल की राय बदलना नामुमकिन है। आगे एक टीचर लूका से पूछता है कि क्या उसने सच में एक लड़की पर चाकू चलाया।
डायरेक्टर एल्बर्ट लूका को शांत रहने की सलाह देते हैं और मानते हैं कि एकेडमी का माहौल कितना घुटन भरा हो सकता है। डायरेक्टर के सामने लूका मिली चेतावनी को मान लेता है। डायरेक्टर लूका की तुलना भेड़ों के बीच एक भेड़िए से करते हैं। लूका कहता है कि समस्या यह है कि भेड़िए को काटने के लिए भेड़ें तैयार नहीं दिखती। गाइड बताता है कि हालांकि स्टूडेंट्स भेड़ जैसे दिखते हैं पर उनके बीच भेड़ के कपड़ों में राक्षस छुपे हैं। डायरेक्टर चेतावनी देते हैं कि यह राक्षस भेड़िए से भी ज्यादा खतरनाक हैं। लूका का हथियार वापस करते हुए गाइड सावधान रहने को कहते हैं और लूका वादा करता है कि वह याद रखेगा। जैसे लूका दूर जाता है वह सोचता है कि उसका असली इंटरेस्ट एकेडमी के राक्षसों में नहीं है। उसका मेन फोकस चुड़ैल के श्राप की सच्चाई का पता लगाना है। सीन रात के वक्त एक जंगल में बदल जाता है। जिम के पीछे वाले रास्ते पर अकेले चलते हुए लूका आने वाले खतरे के लिए तैयार है। वह जानता है कि बारबरा की खबर फैल चुकी है, इसलिए उसे उम्मीद है कि श्रापित रोबोट्स जल्द ही उसके पीछे आएंगे। उसके कदम रुक जाते हैं जब वह किसी की मौजूदगी महसूस करता है। अंधेरे जंगल में कोई आ रहा है। एक अनजान आवाज लूका से पूछती है कि क्या वह नया आया हुआ सोल्जर लूका है। कुछ देर बाद एक आदमी उसके सामने आता है और कहता है कि लूका को कुछ छोटे मोटे गुंडों ने ढूंढ निकाला। फिर वह आदमी और उसके साथी लूका को बताते हैं कि कलिसा की हरकतें कानो परिवार का नियम है। मजाकिया मुस्कान के साथ गुंडा लूका को उकसाता है और याद दिलाता है कि वह सिर्फ एक ट्रेनिंग में गार्ड है। गुंडों से घिरा हुआ लूका बिल्कुल लापरवाह दिखता है और पूछता है कि क्या उन्हें सच में लगता है कि वह उसे हरा सकते हैं। फिर भी ग्रुप का लीडर लूका को माफी मांगने का मौका देता है, पर लूका उन्हें धमकी देता है कि वह अभी भी सही सलामत यहाँ से जा सकते हैं। बिना डरे गुंडा हमले के लिए तैयार हो जाता है। हमलावर एक जोरदार पंच मारता है और लूका मानता है कि टेक्निक काफी अच्छी थी। जैसे ही पंच करीब आता है दुश्मन लूका को हमला डॉज करने की चुनौती देता है, पर लूका जवाब देने के लिए तैयार रहता है। अचानक एक पेट्रोल रोबोट वहां आ जाता है और पूछता है कि क्या किसी को मदद चाहिए। मशीन का अचानक आना गुंडों में पैनिक पैदा कर देता है क्योंकि वह समझ नहीं पाते कि पेट्रोल वहां क्यों है। रोबोट के आते ही लीडर वहां से जाने का फैसला करता है, पर वापस आकर हिसाब चुकाने का वादा करता है। गुंडे जल्दी में भाग जाते हैं और कहते हैं कि वह इतने पागल नहीं कि रोबोट से लड़ें जो मदद की पेशकश कर रहा है। बिना सोचे लूका मदद को मना करता है और रोबोट को जाने का हुक्म देता है। हुक्म न मान पाते हुए मशीन खराब होने लगती है और कहती है कि ऐसा करना नामुमकिन है। जैसे रोबोट ग्लिच करता है। गुंडा ये सब देखकर समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। अचानक पेट्रोल रोबोट की आंख चमकने लगती है जो उसके बदलते व्यवहार का संकेत है। हैरान करने वाली रफ्तार से मशीन गुंडों पर टूट पड़ती है और एक को गिरा देती है। एक और हमलावर अपने हाथों से खुद को बचाता है जो अब अपने साथी के खून से सना हुआ है। लीडर पीछे हट जाता है लूका की तरफ देखते हुए। तुरंत रोबोट दूसरे हमले के लिए तैयार हो जाता है, अपने अगले निशाने की तरफ छलांग लगाते हुए। गुंडे का चेहरा डर से बिगड़ जाता है जैसे ही हमला करीब आता है। आखिरी पल में लूका एक जोरदार लात से हमले को रोक देता है। रोबोट को दूर फेंककर हमला खत्म कर देता है। जमीन पर गिरा हुआ और कांपता हुआ गुंडा चिल्लाता है कि बारबरा का श्राप सच है। लूका बस गुंडे को नीचे देखता है और कहता है कि एकेडमी के स्टूडेंट को श्रापों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तुरंत बाद मशीन सीधे ल्यूसिए की तरफ दौड़ती है। रोबोट को देखकर लूका समझ जाता है कि वह अपनी पूरी ताकत से काम कर रहा है। इससे लूका नतीजा निकालता है कि सिस्टम ने कैलकुलेट किया है कि लड़ाई के लिए उसे अपनी पूरी पावर चाहिए। जैसे रोबोट रिकवर करता है लूका समझ जाता है कि यह सिर्फ एक मैकेनिकल खराबी नहीं है। असल में लूका को एहसास होता है कि मशीन को किसी कठपुतली की तरह कोई कंट्रोल कर रहा है। चेहरे पर मुस्कान लिए लूका लड़ाई का मजा लेने के लिए तैयार हो जाता है। आगे लूका साइड में हटकर हमले से बच जाता है। उस पल लूका नोटिस करता है कि एंड्रॉयड की मूवमेंट साफ है, भले ही वह थोड़ी अजीब हो, और सोचता है कि क्या मशीन कोई एडवांस्ड कॉम्बैट प्रोग्राम चला रही है। कई दुश्मनों का सामना करते हुए भी लूका को यह चुनौती बहुत आसान लगती है और वह जानता है कि उसे कुछ ऐसा चाहिए जो उसका असली टेस्ट ले सके। इसलिए लूका आगे बढ़ता है और एक एंड्रॉयड की छाती पर लात मारता है। लड़ाई के दौरान लूका इस दुश्मन में एक ऐसी चीज देखता है जो उसे स्टैंडर्ड मॉडल से अलग बनाती है। खतरे का सामना करते हुए लूका बस उसे छेड़ता है और कहता है कि वह अपनी उम्मीदों से आगे बढ़े और पूरी ताकत से हमला करे। फिर लूका दुश्मन के कंधों पर कूद जाता है और कहता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। मोमेंटम का इस्तेमाल करके लूका एंड्रॉयड को एक फैसलाकुन हमले से खत्म कर देता है और पूछता है कि मशीन डिस्ट्रैक्ट होकर कैसे सुधर सकती है। दुश्मन के जमीन पर गिरने के बाद उसके मलबे से एक रिट्रीट रिक्वेस्ट मैसेज निकलता है और फिर वह बंद हो जाता है। आखिरी दुश्मन को गिरते देखकर लूका अफसोस करता है कि लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो गई क्योंकि यह उसके लिए काफी नहीं थी। लड़ाई खत्म होने के बाद ग्रुप का लीडर जल्दी से जंगल से निकल जाता है। दूर जाकर लूका बस कहता है कि यह अफसोस की बात है। फिर सिक्योरिटी ड्रोन्स आसमान में दिखते हैं जो लूका की पोजीशन पर स्पॉटलाइट्स डालते हैं। कुछ देर बाद लूका एकेडमी की एक इमारत के बाहर अकेला बैठा है। घटना के बाद सिक्योरिटी बटालियन ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए लूका से सहयोग मांगा है।
इंटेरोगेशन रूम में इन्वेस्टिगेटर जिलियन कैम्बल ने कहा कि गुनहगार एकेडमी के अंदर ही है और सबसे पूछताछ होगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या गुनहगार नीचे के सेक्टर्स से हो सकता है तो कैम्बल ने मना कर दिया और बताया कि फायरवॉल को पार करना नामुमकिन है। लूका ने पूछा कि एक ट्रेनी सोल्जर होने के नाते वह इन्वेस्टिगेशन के लिए सही क्यों है। इन्वेस्टिगेटर ने जवाब दिया कि यह उसकी आर्किविस्टिमा यूज करने की काबिलियत की वजह से है। लूका का रिएक्शन देखकर कैम्बल ने उसे एक और बात बताने का फैसला किया। इन्वेस्टिगेटर ने खुलासा किया कि इस टेक्निक को यूज करने वालों पर अलग से नजर रखी जाती है और इसका जवाब उस इंसान के पास है जिसने उसे यह सिखाया था। यह सुनते ही लूका के दिमाग में किन्युअन की तस्वीर आई और वह सोचने लगा कि उसका इंस्ट्रक्टर असल में कौन था। इसके तुरंत बाद जिजेल ने लूका का सामना किया। उसने पूछा कि क्या हुआ और उसने उसके पिता के ऑर्डर्स क्यों माने और उसे याद दिलाया कि बारबरा से दूर रहने की चेतावनी दी गई थी। उसकी तरफ देखे बिना लूका ने समझाया कि वह किसी मासूम को परेशान होते हुए चुपचाप नहीं देख सकता था। इस पर जिजेल ने पूछा कि क्या वह वही काम दोबारा करेगा, जिसके जवाब में लूका ने कहा कि उसके पास कोई और चारा नहीं होगा। उसने फिर कलाइजा कानिनोफ से बात करके डील करने का सुझाव दिया, यह मानते हुए कि बातचीत से मामला सुलझ जाएगा। यह सुनकर लूका खामोशी से उसे देखता रहा। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि जिजेल इस मसले को सुलझाने के लिए इतनी जिद क्यों कर रही है। लूका ने जल्द ही समझ लिया कि जिजेल का कॉन्फिडेंस इस बात से आता है कि वह खलीसा को कंट्रोल कर सकती है। इस नतीजे पर पहुंचने के बाद लूका मान गया और कहा कि वह उससे बात करेंगे। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए लूका ने जोड़ा कि वह चीफ का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचना चाहता। इसके बाद लूका ने कहा कि कुछ ऐसा भी है जो वह खुद चेक करना चाहता है। मीटिंग रूम में कोलेसा कोनोनोव पहले ही अपना बचाव कर रही थी और कह रही थी कि बारबरा ने पहले उसके बॉयफ्रेंड को मारा था। उसके सामने बैठे लूका ने पूछा कि क्या वह पक्की है कि उसने जानबूझकर अपने बॉयफ्रेंड को बारबरा के पीछे नहीं भेजा था। इस अचानक सवाल पर कलेसा एक पल के लिए सुन्न हो गई। बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए लूका ने समझाया कि उसके बॉयफ्रेंड ने बदला लेने के लिए कानू फैमिली के निशान का इस्तेमाल किया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने लूका के साथ करने की कोशिश की थी। सबके टेबल पर बैठे होने पर लूका ने सीधा पूछा कि क्या कलीसा को बारबरा के पीछे जाने के लिए बहाने की जरूरत थी। कलीसा अचानक खड़ी हो गई और चिल्लाई कि लूका चुप हो जाए और उसने मना किया कि उसने कुछ गलत किया है। जैसे ही उसने विरोध किया जिजेल बीच में आई और कलीसा से शांत होने को कहा। गंभीर चेहरे के साथ जिजेल ने बात काट दी और मजबूती से कहा कि बहुत हो गया। फिर जिजेल ने पूछा कि क्या कलीसा बस लूका की बात को नजरअंदाज करने वाली है। फिर उसने लूका से कुछ देर के लिए उन्हें अकेला छोड़ने को कहा और लूका बाहर निकल गया। बाहर लूका को जिजेल के कंट्रोल पर अपना शक यकीन में बदल गया और वह सोचने लगा कि उसने पहले कलीसा को बारबरा के पीछे जाने से क्यों नहीं रोका। लूका ने सोचा कि जिजेल के लिए एकेडमी में रहने के 2 महीनों में कुछ करना आसान था, बजाय इसके कि वह जबरदस्ती डील का इंतजार करती। थोड़ी देर बाद जिजेल कमरे से बाहर आई और शिकायत की कि उसे अपनी राइवल से एक और तमाशा की उम्मीद नहीं थी और कहा कि उसे लगा था लूका को मुसीबत नहीं चाहिए। इस पर लूका ने समझाया कि वह सिर्फ एंड्रॉयड कंट्रोल की थ्योरी टेस्ट कर रहा था और जिजेल ने पूछा कि क्या वह डिटेक्टिव बन रहा है। लूका ने जवाब दिया कि इन्वेस्टिगेटर्स पहले ही केस संभाल रहे हैं। जिजेल का रिएक्शन देखकर लूका ने साफ किया कि वह इस बात से प्रभावित है कि उसने एक ही सेंटेंस में कलीसा को चुप करा दिया। जिजेल ने समझाया कि नोबल सोसाइटी में उसके परिवार के नाम का वजन है, इसलिए कलीसा उसकी बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। बिना हिचकिचाए लूका ने पूछा कि क्या इसी वजह से जिजेल ने कलीसा को बारबरा को परेशान करने का ऑर्डर दिया था। जिजेल के पूछने पर कि लूका क्या कह रहा है, उसने जवाब दिया कि किसी ऐसे इंसान के लिए जो बारबरा को एक जरूरी हिस्सा मानती हो, अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना अजीब नहीं है। आरोप से परेशान होकर जिजेल ने लूका का कॉलर पकड़ लिया और कहा कि जो बोल रहा है उस पर ध्यान दे। पीछे हटे बिना लूका ने उसे उकसाया कि क्या उसके मैकेनिकल एनहांसमेंट्स ने उसके दिमाग पर असर किया है। इस पर जिजेल ने तुरंत लूका को छोड़ दिया, एक कदम पीछे हटी और माफी मांगी। जाते हुए जिजेल ने लूका को चेतावनी दी कि अगर उसने और मुसीबत खड़ी की तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। जिजेल को मेन सस्पेक्ट मानने के बावजूद लूका ने महसूस किया कि पूरी सिचुएशन में कुछ अजीब है। जल्द ही लूका ने देखा कि जिजेल का हाथ कांप रहा है और वह सोचने लगा कि वह ऐसा क्यों कर रही है। उसे हॉलवे में जाते हुए देखकर लूका ने नतीजा निकाला कि आर्किविक टीमा के रिफ्लेक्सेस उसे और भी कंफ्यूज कर रहे हैं। बाद में लूका बारबरा के साथ बेंच पर बैठा था जबकि बाकी स्टूडेंट्स दूर से उन्हें देख रहे थे। अचानक लड़की पास आई और लूका को सैंडविच की ट्रे ऑफर की और लेने को कहा। न समझते हुए लूका ने पूछा कि उसका क्या मतलब है और बारबरा ने समझाया कि यह उसे कलीसा से बचाने के लिए शुक्रिया कहने का उसका तरीका है। उसने फिर पूछा कि क्या वह उसके लिए खाना बना सकती है, लेकिन लूका मना करने की तैयारी करने लगा ताकि गलतफहमी से बच सके। लूका के इशारे से मना करने के बाद बारबरा ने बस अपना सर झुका लिया और उसके साथ खामोश बैठी रही। सर झुकाए हुए उसने धीरे से कहा कि उसे किसी गलतफहमी की परवाह नहीं है। यह सुनकर लूका सोचने लगा कि क्या वह सच में उसे पसंद करती है, लेकिन उसे अभी भी लग रहा था कि कुछ गलत है।
लूका ने फिर उससे बात करने के खतरों पर सवाल किया और बारबरा ने बस जवाब दिया कि उसे नहीं पता क्या करना है। उसे टेस्ट करने के लिए लूका ने खुलासा किया कि कलीसा उसे इसलिए परेशान कर रही थी क्योंकि जिजेल ने मजबूर किया था और जिजेल तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसे जो चाहिए वह मिल न जाए। उसकी हैरानी को देखकर बारबरा ने बस कंफर्म किया कि वह इस सिचुएशन के बारे में अच्छे से जानती है। लूका ने फिर दबाव डाला, पूछा कि क्या वह असली वजह जानती है कि जिजेल उससे इतनी नफरत क्यों करती है। तुरंत बाद बारबरा का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसने पूछा कि उसे यह बताने की क्या वजह होगी। लूका ने अपनी की गई उकसाहट को याद किया, यह देखने के लिए कि बारबरा कैसे रिएक्ट करेगी। जैसे ही उसने सवाल किया, लूका को वह अजीब एहसास याद आया जो बारबरा उसे पूरे वक्त दे रही थी। उस पल डायरेक्टर गिड के शब्द उसके दिमाग में गूंजे, जो उसे भेड़ की खाल में भेड़िए के बारे में चेतावनी दे रहे थे। बारबरा के रिएक्शन से लूका समझ गया कि भेड़ की खाल में भेड़िया कोई और नहीं बल्कि बारबरा खुद है। अपने कमरे में वापस आकर लूका ने कम्युनिकेटर के जरिए रिपोर्ट किया कि वह खलीसा के बॉयफ्रेंड से मिल चुका है। होलोग्राम के जरिए इन्वेस्टिगेटर कैम्बेल ने कंफर्म किया कि कलीसा ने जानबूझकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बारबरा के पीछे भेजा था और लूका की समझ की तारीफ की। इस पुष्टि के साथ लूका समझ गया कि कलेसा ने यह सब सिर्फ बहाना बनाने के लिए किया था। जब लूका ने पूछा कि क्या कैम्बेल अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके सस्पेक्ट की जांच करेंगे, तो इन्वेस्टिगेटर ने जवाब दिया कि यह रिस्की होगा क्योंकि यह छठा केस है और कोई मर भी चुका है। इस पर कैम्बेल ने कहा कि उसका एक ही इरादा है कि गुनहगार को पकड़ा जाए जो सोचता है कि वह बच जाएगा। लूका ने फिर बारबरा की जांच करने का सुझाव दिया, लेकिन कैम्बेल ने इस संभावना को खारिज कर दिया, यह कहकर कि नीचे के सेक्टर्स के स्टूडेंट के लिए एंड्रॉइड्स को कंट्रोल करना नामुमकिन है। लूका ने तुरंत जवाब दिया कि यही लॉजिक नोबल्स पर लागू नहीं होता और कैम्बेल मान गया, समझाते हुए कि वह एंड्रॉइड प्रोडक्शन में दखल दे सकते हैं। कॉल खत्म करने से पहले कैम्बेल ने एक और जानकारी दी जो शायद मदद करे। इन्वेस्टिगेटर ने खुलासा किया कि बारबरा को कास्टोरिया फैमिली स्पॉन्सर करती है, जिससे लूका खामोश हो गया। कम्युनिकेशन खत्म करने के बाद लूका ने माना कि जानकारी काम की है और उसे इस पर और सोचना होगा। उसने सोचा कि पजल के टुकड़े मिल रहे हैं, लेकिन कुछ अभी भी गायब था। प्रोग्रेस न होने से परेशान लूका ने फैसला किया कि वह जिजेल से सीधा बात करके जवाब लेगा। जल्द ही लूका अपने नए प्लान पर काम करने लगा। ट्रेनिंग फील्ड को देखते हुए उसे याद आया कि एले ने क्या कहा था कि नोबल्स को अपनी कीमत साबित करनी पड़ती है ताकि डिस्कार्ड न हो जाए। अगली बार लूका को जिजेल एक वर्कशॉप में मिली। उसने देखा कि उसका एक बहुत मेहनती पहलू भी है। लूका को याद आया कि जब वह पहली बार मिले थे तो जिजेल कितनी अलग और दुश्मन थी। जैसे ही उसे उसकी मौजूदगी का पता चला, जिजेल ने पूछा कि वह वहाँ क्यों है। यह सुनकर कि लूका बस उसे देखना चाहता था, जिजेल ने जो पानी वह पी रही थी उसे थूक दिया। जिजेल ने तुरंत लूका से कहा कि मजाक बंद करे और बताए कि वह क्या चाहता है क्योंकि वह बिजी है। लूका ने फिर उसे झूठ बोलना बंद करने को कहा और पूछने पर खुलासा किया कि उसे ऑफिशियली इन्वेस्टिगेशन में मदद के लिए बुलाया गया है। बिना डरे जिजेल ने बस लूका को सेंचुरियन चीफ की बेटी के रूप में अपनी पोजीशन याद दिलाई। लूका ने फिर खुलासा किया कि वह जानता है कि उसका परिवार बारबरा को स्पॉन्सर करता है और पूछा कि क्या इसी वजह से जिजेल उसे एकेडमी से निकालना चाहती है। इस पर जिजेल ने समझाया कि वह बारबरा से श्राप की वजह से नफरत करती है, लेकिन जब लूका ने उनकी दोस्ती पर सवाल किया तो जिजेल ने बात खत्म करने की कोशिश की। लूका ने कहा कि सिक्योरिटी ऑफिसर्स एंड्रॉइड इंसिडेंट को साफ तौर पर बदनीयती का केस मानते हैं। लूका ने फिर जिजेल को मेन सस्पेक्ट बताया, जिससे उसने विरोध किया और दावा किया कि वह भी विक्टिम्स में से एक थी। बिना डरे लूका ने जवाब दिया कि गुनहगारों का विक्टिम बनने का नाटक करना आम बात है और जिजेल के पास जुर्म के लिए सारे टूल्स थे। उसका रिएक्शन देखकर लूका ने जिजेल से शांत होने को कहा और साफ किया कि वह सीधा उस पर शक नहीं कर रहा। लूका ने फिर उसे सब कुछ बताने को कहा जो वह जानती है, उम्मीद में कि कुछ इंसाइट मिलेगी। तभी बारबरा हॉलवे में दिखाई दी। उसने उसे ग्रीट किया, समझाते हुए कि वह उसे ढूंढ रही थी और चिंतित थी जब वह उसे नहीं मिली। उसे उसकी जगह पर नहीं पाया। लूका ने तुरंत सोचा कि बारबरा ने उसे कैसे ढूंढ लिया। उसे यकीन था कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा था। उसने जल्द ही देखा कि उसका चेहरा बिल्कुल भी परेशान नहीं था। वह सोचने लगा कि उसने सिर्फ 10 मिनट में उसे जानकारी लेने से कैसे रोक लिया। इसके साथ उसने बारबरा से कहा कि अपने चेहरे से वह मुस्कुराहट हटा ले क्योंकि यह उसे परेशान कर रही है। आरोप का सामना करते हुए बारबरा ने उसके शब्दों पर सवाल किया। उसने फिर खुद को सही साबित करने की कोशिश की, दावा किया कि वह उसे पसंद करती है क्योंकि उसने उसे कलीसा से बचाया था। बारबरा के गलतफहमी के बारे में बात करने से पहले लूका ने एक कुर्सी फेंक दी जो टकराकर टूट गई। यह नज़ारा देखकर जिजेल ने पूछा कि लूका क्या कर रहा है। अंधेरे चेहरे के साथ लूका ने जवाब दिया कि उस पल तक वह सिर्फ वक्त काटना चाहता था, लेकिन वह अब इससे थक चुका है। उसने फिर बारबरा की तरफ मुड़कर उस पर उसे बेवकूफ़ बनाने का आरोप लगाया। मलबे के पीछे महिला झुकी हुई रही, पुकारते हुए। बारबरा जवाब में। लूका का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसने कहा कि बारबरा को कोई आइडिया नहीं है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। उसकी नज़र कमरे में घूमी, जिससे जिजेल एक पल के लिए सुन्न हो गई। लूका फिर जिजेल के पास से गुजरा और हॉलवे में आगे बढ़ गया। लूका की तरफ मुड़कर जिजेल ने कहा कि वह खाना वहां छोड़ देगी ताकि वह बाद में एंजॉय कर सके।
वह फिर मुड़ी और दूर जाने लगी, जबकि लूका बस देखता रहा। जिजेल के जाने से पहले बारबरा पीछे से आई और उसे कंधे से पकड़ लिया। मुस्कुराहट के साथ बारबरा ने जिजेल को गले लगाया और कहा कि उसे दोबारा देखकर अच्छा लगा। जिजेल के कान में कुछ फुसफुसाते हुए बारबरा हंसने लगी। जाने से पहले बारबरा ने बाय कहा, वादा करते हुए कि वह उन्हें बाद में मिलेगी। जैसे ही बारबरा गई, लूका और जिजेल टूटे हुए कमरे में खामोशी में अकेले रह गए। तुरंत जिजेल फर्श पर घुटनों के बल गिर गई, जबकि लूका उसके पास खड़ा रहा। यह नज़ारा देखकर लूका के मुंह से एक गहरी सांस निकली। इसने सब कुछ साबित कर दिया, असली गुनहगार, उनके बीच का रिश्ता और केस में मासूम पार्टी का खुलासा कर दिया। जिजेल के पास जाते हुए लूका ने बस उसका नाम पुकारा, लेकिन उसने उसे कुछ और न पूछने को कहा। जिजेल ने फिर लूका को सलाह दी कि वह एकेडमी में अपना वक्त नॉर्मल तरीके से एंजॉय करे जब तक वह यहाँ से चला न जाए। आसपास के मलबे के बीच जिजेल ने बात खत्म की और उससे रुकने की दरख्वास्त की। लूका की तरफ से जिजेल को एक कॉल होलोग्राफिक स्क्रीन पर दिखाई दी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। इस बीच लूका को याद आया कि उसने चीफ सेंचुरियन को सिचुएशन रिपोर्ट कर दी थी, क्योंकि इंसिडेंट के बाद जिजेल उससे बचने लगी थी। रिपोर्ट के बाद भी हिमेलस ने अजीब तरीके से जवाब दिया और केस पूरी तरह लूका के हाथों में छोड़ दिया कि वह जैसे चाहे संभाले। यह फैसला अजीब लगा, क्योंकि इंपीरियल गार्ड सब कुछ जल्दी सुलझा सकते थे, खासकर जब जिजेल खुद शामिल थी। सिर्फ ट्रेनिंग में गार्ड होने के बावजूद लूका ने अपनी जिम्मेदारी का भारी बोझ महसूस किया। ऊपर के ऑर्डर्स मानने की उसकी ड्यूटी ने उसे बड़े दबाव के रास्ते पर डाल दिया। लूका ने मिशन मान लिया, पूरी तरह जानते हुए कि उस पर कितनी उम्मीदें हैं। प्रेजेंट में कॉल रिजेक्ट हो गई और कनेक्शन